Hey everyone, welcome to my channel Divine ज्ञानम एंड आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है समास कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण। और समास क्या होते हैं, समास के भेद, उनके अर्थ और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। समास की परिभाषा, समासनम समासम अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। जैसे कृष्णस्य मंदिरम, इसका हम समास कर देंगे तो ये छोटा रूप बन जाएगा कृष्ण मंदिरम, कृष्ण का मंदिर, कृष्ण मंदिर। तो इस तरह से हम समास को जब छोटा कर देते हैं उसी का अर्थ होता है समास। और समास शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग अस धातु से घन प्रत्यय करने पर समास शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ संक्षेपीकरण है। ठीक है, और अभी हम समास की परिभाषा एक बार फिर से हिंदी में समझ लेते हैं। संक्षेप में कहना या अनेक मित्रों का एक पद हो जाना समास का अर्थ है। अर्थात जब अनेक पद संयोजन एक पद हो जाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। जैसे सीतायाः पति, सीतापति ही। ठीक है, अभी हम इसके भेद देखेंगे। नेक्स्ट, समास के 6 भेद होते हैं। तो कैसे होते हैं 6 भेद? वैसे समास के 4 भेद होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के खुद से 2 भेद और होते हैं, द्विगु समासः और कर्मधारय समासः। फिर दूसरा हो गया द्वंद्व समासः, तीसरा बहुब्रीहि समासः और चौथा अव्ययी भाव समासः। तो समास के सामान्य रूप से 6 भेद होते हैं। ठीक है, और पूर्व पद और उत्तर पद का अर्थ पदार्थ होता है। जिस पदार्थ की प्रधानता होती है उसी के शास्त्रीय ही समास का उपयोग भी होता है। तो कर्म तत्पुरुष का भेद कर्मधारय होता है, कर्मधारय का भेद द्विगु। तो तरल पदार्थ अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि होता है। ठीक है, अब हम अव्ययी भाव समास देखेंगे। पहले उसकी परिभाषा, पूर्व पदार्था प्रधानो व्ययी भावः। ये संस्कृत में इसकी परिभाषा है। अभी हिंदी में इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ होता है जहाँ पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञावाचक होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जब विभक्ति आदि अर्थों में वर्तमान अव्यय पद का सुबंध के साथ नित्य रूप से समास होता है तब वह अव्ययी भाव समास होता है। या उसमें यह जानना चाहिए या फिर हमें उसको समझ जाना चाहिए कि यह अव्ययी भाव समास है। और अव्यय पदम अव्ययस्यार्थः विग्रह सर्वपदम। तो कैसे करेंगे हम? अधि सप्तमी विभक्ति अर्थे हरौ इति, अधि हरि। तो ये पूरे अव्ययी भाव समास के मैं आपको एक उदाहरण समझा रही हूँ। अगर आपको ज़रा सा भी कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है आपको समझाने में तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसके उदाहरण देख लेते हैं। समास विग्रह, सामासिक पद और अर्थ। ठीक है, हम तीनों चीज़ देखेंगे। दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम हर दिन। रामस्य समीपम, उपरामम राम के समीप। चक्रस्य सदृश्यम, सचक्रम चक्र के साथ। समझ में आया आपको इसका ये सारा मीनिंग? ये है अव्ययी भाव समास के उदाहरण। ठीक है, दिनम दिनम प्रति, रामस्य समीपम, चक्रस्य सदृश्यम। तो यहाँ पर सभी का एक ही मतलब हो रहा है और हम उसको कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे हमें पहचानना है, आप देख सकते हैं। जब इस तरह के कोई भी पद हमें लिखे आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ठीक है, और अब हम इसके बाद इसका नेक्स्ट समास देखेंगे। वो है हमारा
आपको समझ में आ गया ना अव्ययी भाव समास। अगर आपको ज़रा सा भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही साथ प्रधान भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास, उसकी परिभाषा। प्रायेण उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुषः। जिस समास में पूर्व पद द्वितीय पद विभक्ति से सप्तमी विभक्ति का होता है, मतलब इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक हो सकती है हमारे पूर्व पद में, और उत्तर पद प्रथमा विभक्ति का होता है हमेशा, तो वह तत्पुरुष समास होता है। समझ में आ गया आपको? द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक हो सकती है इसकी प्रथम पद में, और जो दूसरा है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति का होता है। तो हम तत्पुरुष समास समझेंगे जब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, और कहीं कहीं पे दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है, लेकिन ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है, ठीक है। जो पूर्व पद है उसकी विभक्ति को हम हटा के एक समस्त पद, एक पूरा वर्ड देखते हैं, और तब हम उसका अर्थ समझ के और तब हम एक समास बनाते हैं, ठीक है, समस्त पद बनाते हैं। जैसे कि अभी हम इसके उदाहरण देखेंगे। द्वितीय तत्पुरुष आ गया है हमारा पहले, इसमें पहला पद द्वितीय विभक्ति का होता है और समासावस्था में उसका लोप हो जाता है, ठीक है। पहला पद द्वितीय विभक्ति का होता है, ठीक है, और द्वितीय विभक्ति को जब हम समास में टर्न करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसका लोप हो जाता है और वो एक समस्त पद बन जाता है। अभी हम उसके उदाहरण देख लेते हैं। मैं जैसे आपको कुछ ओरली बताती हूँ। शरणम आगतः यानी कि शरणागतः, शरणम प्राप्तः शरण प्राप्तः, ठीक है। और ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। इसमें द्वितीय से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। ये मैं आपको इसीलिए बार बार बता रही हूँ कि आप अच्छे से समझ जाएं कि तत्पुरुष समास में द्वितीय से लेके सप्तमी विभक्ति तक इसके पूर्व पद में हो सकती है। हमेशा दो पद होते हैं ना समास के, तभी हम उसको छोटा करते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं। समास विग्रह, सामासिक पद और अर्थ, ठीक है, उसी तरह से देखेंगे। देखो दो पद हैं, ग्रामम गतः, ठीक है, ये द्वितीय विभक्ति के उदाहरण हैं। अभी ग्राम गतः, गांव को गया। जैसे कर्ता ने, करम को, तो करम को हमारी द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पे को वाले शब्द आएंगे, ठीक है। तो जब ये आएगा तो हम समझेंगे द्वितीय तत्पुरुष। समझ में आ रहा है आपको? शरणम आगतः, शरणागतः, शरण को आया हुआ, ठीक है। और कुछ उदाहरण देख के मैं आपको बताती हूँ। सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः, सुख को प्राप्त हुआ। जैसे कि और उदाहरण लेते हैं। शरणम प्राप्तः, शरण को प्राप्त हुआ, ठीक है। किसी की शरण में आ गया है तो उसको बोलेंगे शरण को प्राप्त हुआ। पित्रायुक्तः यानी कि पितृयुक्तः, सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः, सुख को प्राप्त करने वाला, है ना। तो इसी तरह से अब हम इसके तृतीय तत्पुरुष उदाहरण देख लेते हैं। सबकी परिभाषा वही है जो सेम मैंने अभी आपको बताई है कि जैसे द्वितीय में उसकी प्रथम विभक्ति का लोप हो जाता, पूर्व पद का विभक्ति का लोप होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है और समस्त पद बना लिया जाता है। तो समास विग्रह, सामासिक पद और अर्थ। विद्या, विद्या हीनः, विद्याहीनः, विद्या से हीन। तो यहाँ पे आ गई हमारी तृतीया। कर्ता ने, कर्म को, करण से। बाणेन हतः, बाण हतः, बाण से मरा हुआ, यानी कि कोई किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। विद्या से वो हीन है और उसके पास विद्या नहीं है। बाण से मरा हुआ, ठीक है। जैसे कि और एक और देखते हैं। धनेन हीनः, धनहीनः और धन से हीन, यानी कि धन की कमी, ठीक है, धन से। तो यहाँ पर हमारी तृतीय विभक्ति आ रही है। और जब हमने इसका यहाँ पर हमने इनको जोड़ा, विद्याहीनः के बाद विद्याहीनः बनाया, तो वहाँ पर हमारी
तृतीया विभक्ति जो विद्यया में है वो लोप हो गई और ये विद्याहीन समस्त पद बन गया। ठीक है, और इसका अर्थ जो हुआ है विद्या से हीन। अब चतुर्थी तत्पुरुष वही सेम इसकी परिभाषा होगी और समास विग्रह सामासिक पद और अर्थ। दानाय पात्रम यानी कि के लिए, यहाँ पर अब हमारी चतुर्थी विभक्ति आएगी संप्रदान के लिए। दान पात्रम दान के लिए पात्र, ये एक साथ जुड़ा हुआ है दान पात्रम। ठीक है, गवे हितम गो हितम गाय के लिए हितकर, तो यहाँ पे हमारी चतुर्थी विभक्ति आ रही है। जैसे कि हम देखते हैं एक और उदाहरण, भूताय बलिहि भूत बलिहि भूत बलिहि और भूतों के लिए बलि। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को समझ में आ रहा है दानाय पात्रम गवे हितम चतुर्थी विभक्ति आ रही है यहाँ पे। अगर आपको रूप आते हैं संस्कृत में शब्द रूप तो आप उनसे भी ये अच्छे से समझ सकते हैं। शब्द रूप बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे संस्कृत का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको ज़रूर जानने चाहिए। और अगर आपको नहीं आते, कोई भी डाउट है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं शब्द रूप के ऊपर। मैंने सभी शब्द रूप बनाए हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है, पंचमी तत्पुरुष उदाहरण देखते हैं उसके, और समास विग्रह सामासिक पद अर्थ। यहाँ पर है पतः भ्रष्टः यानी कि पथ से, पंचमी विभक्ति का अर्थ भी से होता है जैसे कि तृतीया का होता है, लेकिन यहाँ पर अलग होना, उस चीज़ से दूर जाना, उस चीज़ की कमी होना ये होता है। वहाँ पर उसके साथ होता है करण से में तृतीया में। ठीक है, पंचमी का मतलब होता है अपादान से अलग होने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं पथः भ्रष्ट पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट अपनी राह से दूर चला गया, गलत राह पे चला गया। चौरात भयम चौर भयम चोर से भय यानी कि चोर से डर लगना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पंचमी तत्पुरुष विभक्ति है और हम इसको तत्पुरुष समास समझेंगे। जब हमें इस तरह से कोई भी एक पद दिखेंगे ये, तो हम उसको ऐसे समझ जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ज़रा सा भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। और वही मैंने आपको बताया था कि आप शब्द रूप की मेरे वीडियोस देखिए जो मैंने पीछे बनाई है। अब है षष्ठी तत्पुरुष उदाहरण के साथ समझेंगे, समास विग्रह सामासिक पद और अर्थ। तो ईश्वरस्य भक्तः ईश्वर भक्तः ईश्वर का भक्त, ईश्वरस्य का मतलब हो गया कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, यहाँ पे संबंध षष्ठी तत्पुरुष में संबंध वाली आ रही है। तो यहाँ पे का के की का हमें अर्थ में दिखाई देगा। ईश्वर का भक्त, परेशाम उपकारः परोपकारः यानी कि दूसरों का उपकार करने वाला, का के की दूसरों का उपकार। ठीक है, तो इसी तरह से हम इनको समझ जाएंगे कि यह षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण हैं और हम इसे तत्पुरुष समास लिख सकते हैं। और वही शब्द रूप आप ज़रूर देखिएगा वीडियो बच्चों, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप कभी भी गड़बड़ या गलती नहीं करेंगे कि ये कौन सा समास है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये षष्ठी है, सप्तमी है, पंचमी है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका लास्ट उदाहरण रह गया है सप्तमी तत्पुरुष, उसके देख लेते हैं, समास विग्रह सामासिक पद और अर्थ। तो यहाँ पर है सप्तमी का होता है हमारा संबंध काके की षष्ठी, उसके बाद अधिकरण में पर। ठीक है, जले मग्नः जल मग्नः जल में मग्न। ठीक है, में सभायाम पंडितः सभा पंडितः यानी कि सभा में पंडित, सभा में ज्ञानी, है ना। इसी तरह से ये सब अर्थ इसके निकल जाते हैं। अब हम इसके और उदाहरण देख लेते हैं। शास्त्रे प्रवीणः यानी कि शास्त्र में प्रवीण, यानी कि कोई भी कहीं पर भी कोई बात करनी है, पढ़ाई की हो या जो चाहे कोई अपनी बहस करनी हो पढ़ाई में या अच्छे कामों में, तो वो उसमें पंडित है, प्रवीण है, बहुत ही निपुण है। ठीक है, और कार्य कुशलः कार्य में कुशल, है ना। तो समझ में आ रहा है सिंपल हमें।
उसमें हमें इसकी विभक्ति से समझ में आ रहा है। जले मग्नः सभायाम, ये सब सप्तमी विभक्ति में आता है। तो कर्मधारय समास की परिभाषा देख लेते हैं संस्कृत में और उसका हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। तो संस्कृत में इसका परिभाषा होती है प्रायेण स चासौ कर्मधारय, जहाँ प्रथम पद विशेषण या उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक है, और इन दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। इसके 3 स्वरूप होते हैं। कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, और कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। ठीक है, अभी हम इसके जब उदाहरण देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कर्मधारय समास देखते ही कि कैसा है। वहाँ पर हमें विशेषता दिखेगी कि हम किसी न किसी चीज़ के बारे में किसी की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, वह हमारी पूर्व पद में विशेषण होता है। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। समास विग्रह, सामासिक पद और अर्थ। घन एव श्यामः, घन श्यामः बादल के समान काला। हम यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं, यहाँ पे हमें विशेषता दिखाई दे रही है, तो यानी कि ये कर्मधारय समास है। नीलम च तत् उत्पलम, नीलोत्पलम यानी कि नील कमल। और उदाहरण मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ जिनको आप सुनिए। विशालः वृक्षः, विशाल वृक्षः। ठीक है, विशाल पेड़, एक बहुत बड़ा पेड़। मधुरम फलम, मधुर फलम, मीठा यानी कि मीठा, एकदम चीनी के समान मीठा फल, ऐसा हम बोल सकते हैं। ज्येष्ठः पुत्रः, ज्येष्ठ पुत्रः यानी कि बड़ा वाला पुत्र। ठीक है, बड़ा पुत्र, बड़ा, बड़े के समान पुत्र। सुंदरः पुरुषः, सुंदर पुरुषः, और सुंदरता यानी कि पता नहीं किसी की भी सुंदरता के समान पुरुष। इस तरह से हम इसकी बताते हैं विशेषताएं और उससे हम समझ जाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्विगु समास, और इसकी परिभाषा है संख्या पूर्वो द्विगुः, यानी कि जहाँ प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा उत्तर पद की विशेषता को प्रकट करता है, वह द्विगु समास होता है। मतलब बहुत ही आसान है। जब भी आपको दिखे कि पहले पद में संख्या, कोई भी नंबर आ रहा है संस्कृत में, तो आप समझ जाइएगा कि ये द्विगु समास है। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो कैसे इसके उदाहरण हैं वो भी हम देखेंगे। और यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्रायेण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, और समस्त पद सामान्यतया नपुंसक लंग एक वचन में होता है, तो वह द्विगु समास की तरफ इशारा करता है। और ये समूह में होते हैं, काफ़ी सारे नंबर्स में होता है। ठीक है, इनकी कोई गिनती जो होगी एक तो नंबर में वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि कोई ना कोई समूह होता है। जैसे कि अभी आपको इसके उदाहरण देख के समझ में आ जाएगा। इसके उदाहरण है समास विग्रह, सामासिक पद और उसके अर्थ के सहित हम समझते हैं। नवानाम रात्रिणाम समाहारः नवरात्रम, 9 रात्रियों का समूह। जैसे हम बोलते हैं ना हमारे नवरात्र चल रहे हैं, तो ये वही शब्द है। वह यह संस्कृत का शुद्ध शब्द है और हम गलत शब्द बोलते हैं, नवराते, नवरात्र, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन नवरात्रम। ठीक है, अब हम देखते हैं बहुब्रीहि समास, उसकी परिभाषा। अनन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, जहाँ सामासिक पदों से किसी अन्य का बोध होता है वह बहुब्रीहि समास होता है। और अब हम इसकी और परिभाषा देख लेते हैं अच्छे से। बहुब्रीहि समास को हम कैसे समझेंगे? जिस समास में पूर्व तथा उत्तर पद दोनों प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, किसी अन्य पद की, यहाँ पे दोनों पदों की नहीं, कोई अन्य पद की ओर इशारा होता है। विग्रह करते समय इसमें यस्य, सह आदि लगाया जाता है। आपको ज़्यादातर इसमें यस्य, सह देखने को मिलेगा।
तो आप समझ जाएंगे कि यह बहुव्रीहि समास है। ठीक है, उसके जैसा, इसके जैसा हम तुलना कर रहे हैं इस समास में, तो वह बहुव्रीहि समास आप समझ जाएंगे कि यह बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अभी हम इसके उदाहरण देखेंगे, उनसे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके उदाहरण है समास विग्रह, सामासिक पद और अर्थ। पीतम अंबरम यस्य सह, ठीक है, बहुव्रीहि समास समझ में आ रहा है ना आपको। पीतांबरः, पीला है वस्त्र जिसका, किसका, यानी कि श्री कृष्ण का। दश आननानि यस्य सह, दशाननः, 10 है मुँह जिसके रावण। ठीक है, आपको समझ में आ गया अच्छे से। इसके एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक दो और। चत्वारि मुखानि यस्य सह, यानी कि 4 मुख हैं जिसके। कौन होते हैं चतुर्मुखः, ब्रह्मा जी, है ना। तो हमें ये समझ में आ गया अच्छे से। चंद्र इव मुखम यस्यासाः, चंद्रमुखी, यानी कि कोई ना कोई नारी। हम तुलना करते हैं ना कि चंद्र चांद जैसा मुख है इसका, तो वह कोई नारी की बात कर रहे हैं हम। यस्य सह जब भी आएगा तो आप समझ जाइए कि यह बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि, द्विगु में काउंटिंग आएगी, बहुव्रीहि में यस्य सह आएगा, किसी की तुलना हो रही होगी वहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा समास है जो अब वो है द्वंद्व समास। उसकी परिभाषा है उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं और 2 या 2 से अधिक संज्ञा शब्द विग्रह की दशा में च शब्द से जुड़े रहते हैं। इसमें च ज़रूर आता है बच्चों। अगर आप ये बात समझ गए, आपके 3 समास तो बहुत आसानी से क्लियर हो गए हैं, जो मैं अभी अभी आपको बता रही हूँ, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में यस्य सह आता है, द्वंद्व में च शब्द जरूर आएगा, और जो द्विगु समास अभी हमने पढ़ा था उसमें काउंटिंग, कोई नंबर, संख्यावाची होते हैं वो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गए तीनों। ऊपर वाले समास आप दोबारा से सुनिएगा, मेरी वीडियो आपको समझ में आ जाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी से मैंने अच्छे से समझाया है, तो आप उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई अब द्वंद्व समास की, कि यहाँ पर च शब्द से जुड़े रहते हैं। ये दोनों शब्द जब विग्रह होता है तब वो जुड़े रहते हैं च से। ठीक है, तो अभी हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसमें जो समस्त पद में पहले रखा जाता है, इकारांत तथा उकारांत पद को पहले रखा जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसके। समास विग्रह, सामासिक पद और अर्थ। रामश्च लक्ष्मणश्च, ठीक है, राम लक्ष्मणौ, यानी कि आप समझ गए समास विग्रह में कैसे आएगा। रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण इसका अर्थ हो गया है, तो यहाँ पे च आ रहा है, ये हमारा द्वंद्व समास है। माता च पिता च, माता पितरौ, माता और पिता। ओके, मुझे पता है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और आप वीडियो को प्लीज़ पीछे जाके दोबारा से समझ लीजिए। अव्ययी भाव और तत्पुरुष भी आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत ही आसान है। द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक तत्पुरुष होता है। अगर आपको द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक आता है, या फिर कहें कि अगर हम आपको कारक आता है, तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। कारक पर भी मैंने वीडियो बनाया, आप देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे कारक क्या होते हैं, उनकी कैसे उन्हें हम पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो आप वह ज़रूर देखिए और आप बहुत जल्दी समझ में आपको आ जाएगा ये। ठीक है, और इसके और भी उदाहरण हम देख सकते हैं कोई भी। रामश्च, केशवश्च, ठीक है, इसी तरह से च वाले शब्द। अब है हमारे अभ्यास कार्य। वनहतः में समास है। कौन सा समास है वनहतः में? अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। जी हाँ, इसमें मैंने एरो पहले से ही डाला हुआ है। तत्पुरुष समास है वनहतः में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। वनहतः, वन से यानी कि चोट लगी हुई उससे। ठीक है, वन से यानी कि यहाँ पर हमारी तृतीय विभक्ति आ रही है, तो हम इसे समझ जाएंगे कि यह तत्पुरुष है। ठीक है, तत्पुरुष समास। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और उससे पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने
धातु रूप या शब्द रूप किसी पर भी कोई वीडियो देखनी है तो आप, या उनको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे वीडियोस देखिए। मैंने धातु रूप पर भी वीडियो बनाया है पूरा डिटेल में। उसमें मैंने सारे के सारे धातु रूप बनाए हैं और अच्छे से आपको समझ में आएंगे कि किस तरह से धातु रूप, और हम किसी भी धातु रूप को बना सकते हैं अगर हमें वो आ गए। ठीक है, जो हमने, अगर हमें एक आ गया तो हम सारे आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पितरऊ में कौन सा समास है। ठीक है, मैंने तो वैसे बता दिया आपको सीधे सीधे, लेकिन आप कैसे समझेंगे। पितरऊ यानी कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। आपको समझ में आया क्यों है द्वंद्व समास? क्योंकि यहाँ पे पितरऊ यानी कि यहाँ पर च आया हुआ है। अभी हमने किया था ना राम लक्ष्मणऊ, तो जब ये हो गया था यानी कि रामश्च लक्ष्मणश्च तो पितरश्च, तो पितरऊ। तो यहाँ पे द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष दिए हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको पता है द्विगु में काउंटिंग आती है। ठीक है, और किस में क्या आता है आपको सब पता है। तो ये सीधे सीधे हमें पता चल रहा है पितरऊ राम लक्ष्मणऊ, जो अभी हमने उदाहरण देखे थे उनकी तरह है ये द्वंद्व समास। ठीक है, और अभी हम आगे भी देखते हैं। और मैंने ये बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है इसीलिए कि आप अच्छे से समझ जाएं कि इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, और हमें समास किस तरह से याद करने हैं। ठीक है, अनादरः का विग्रह क्या होगा? अनादरः, किसी का अनादर करना। इसमें दो शब्द जुड़े हैं, तो आपको इसको अलग अलग करके बताना है और सोचना है कि इसका विग्रह क्या होगा। इसको हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे एक तरह से, ये समझ लीजिए। तो न आदरः, अनादरः, अनआदरः, अनादरः, तो हमारा होगा इसका ग अन आदरः। ठीक है, ये इसका आंसर है। अनादरः का विग्रह अनआदरः यही होगा। ठीक है, और आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से मैं यूज़फुल और बहुत ही डिटेल में आपको समझाने के लिए और वीडियोस बनाऊंगी। और आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे मेरा चैनल, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊं। और अगर कोई भी गलती है इसमें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि इसमें ये गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, तो बताइए, आपको तो पता है। यस, द्विगु। संख्यावाचक का मतलब हो गया द्विगु समास। ठीक है, तो वह हमारा द्विगु समास होगा। बहुत ही आसान है, इसमें 4 ऑप्शंस और दिए आपको सारे। द्विगु दिया है, कर्मधारय, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। तो ये हो गया हमारा द्विगु समास, और इसको हम टिक कर देंगे। ये वर्क सारा का सारा आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको अभ्यास कार्य समझ में आ जाए। और ये पूरा वर्क भी आप एज इट इज़ अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। इतने अच्छे से, इतनी आपको लिखने में जब आपके टीचर भी देखेंगे तो कहेंगे कि बहुत ही अच्छा वर्क किया आपने, कैसे किया, कहाँ से किया। और आपको याद भी हो जाएगा जब आप लिखेंगे, वीडियो को देखते देखते, सुनते सुनते आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अपनी लाइफ टाइम में आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये समास या कोई भी चीज़ कैसे होती है। अगर आप इस तरह से करेंगे, वर्क को सुनते हुए आप लिखेंगे, पेरेंट्स भी आपके सोचेंगे कि हाँ, फ़ोन का कुछ अच्छा यूज़ भी हो सकता है बच्चों के द्वारा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजपुरुषः का विग्रह क्या होगा? राजा पुरुषः, राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः या फिर राजपुरुष। तो क्या होता है इसका? राज्ञः पुरुषः। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसको हम अलग अलग करेंगे, तो ये इसका विग्रह होगा राज्ञः पुरुषः। ठीक है, तो मैं जो आपको बात बता रही थी कि आपके पेरेंट्स भी सोचेंगे कि हाँ चलो कुछ अच्छा कर रहे हैं बच्चे, अच्छा देख रहे हैं, तो उन्हें फ़ोन भी दे सकते हैं। हम पढ़ने के लिए फ़ोन लिया जा सकता है। और इस तरह से आप वीडियो देख के पढ़ाई करेंगे, और इस तरह की वीडियोस देख देख के, तो ये आपको और इंटरेस्ट, आपके अंदर और इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे कि हाँ हम पढ़ें,
आगे बढ़ें, है ना। और नेक्स्ट जो हमारा अब क्वेश्चन आएगा वो है इसके बाद, लेट्स सी, आपको समझ में आ गया है अच्छे से कि हमारा अब तक क्या चल रहा है, तो आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। अब हमारे आएंगे रिक्त स्थान, जिसमें पहला है वृक्ष पतितः। तो हम इसका आंसर हमें लिखना है कि क्या बनेगा, वृक्ष से गिरा हुआ, यानी कि पंचमी विभक्ति है, यहाँ पे तत्पुरुष समास है हमारा, तो हम इसको इसका रिक्त स्थान भरेंगे वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ। ठीक है, यहाँ पे पंचमी विभक्ति तत्पुरुष समास। ठीक है। सेकंड है विद्यालयः, विद्यायाः आलयः, ये हम इसके आगे लिख देंगे विद्या का घर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको जो मेरे नेक्स्ट वीडियोस हैं वो मिलते रहें आगे अपने समय समय पर। आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी वीडियोस हैं आप ज़रूर देखिएगा। मैं 10th के काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप उन्हें ज़रूर देखिए। इंग्लिश के भी हैं और मैथ्स पे भी मैंने बनाया 1-2 टॉपिक्स। ठीक है। थर्ड हमारा फिलअप है घनश्यामः, इसका आंसर है घन इव श्यामः, यानी कि बादलों के समान काला। ठीक, समान, बादलों के समान। ठीक है, यस्य सह, जैसे जिसमें आया था, ये वही हमारा समास है। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि कौन से समास के बारे में मैं बोल रही हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइए आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं बता देती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताएं। 4 नंबर पे है हमारा राम लक्ष्मणौ। आपको बहुत जल्दी से समझ में आ गया होगा, आपने सबने सोच भी लिया है कि ये कौन सा समास है। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया है। ये द्वंद्व समास है जिसमें च आता है। रामश्च लक्ष्मणश्च, यानी कि राम लक्ष्मणौ। पीताम्बरः, पीतम अंबरम यस्य सः, तो पीला है अंबर जिसका, तो ये कौन सा समास है? यस, वेरी गुड, बहुव्रीहि समास। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। अब है सत्य और असत्य। बाणहतः में अव्ययी भाव समास है, बताइए है क्या? नहीं है, बाणहतः में तो तत्पुरुष समास है, तो ये असत्य है। यानी कि बाण से, है ना, बाण से, यानी यहाँ पर हमारी तृतीया विभक्ति आ रही है। दूसरा है पंचपात्रम में द्विगु समास है, यानी कि यहाँ पे नंबर आ गया है, काउंटिंग आ गई है, तो यहाँ बिल्कुल सही बात है, इसको हम सत्य लिख देंगे। महापुरुषः कर्मधारय समास है, बिल्कुल सही, क्योंकि महान है जो पुरुष, यानी कि कर्मधारय, हम तुलना कर रहे हैं। असत्यम में द्विगु समास है, गलत है बिल्कुल, असत्यम में द्विगु समास नहीं है, यहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं है, कोई नंबर नहीं है, है ना। पितरौ में तत्पुरुष समास है, तो पितरौ में तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि पितरश्च, यानी कि च है ये, तो यहाँ पर पितरौ में ये वाला समास जो ये बोल रहे हैं तत्पुरुष नहीं है, इसमें है द्वंद्व समास, है ना, तो ये गलत हो गया। अब करते हैं मैचिंग्स। ग्रामगतः, यानी कि गांव को गया हुआ, गांव है ना, तो तत्पुरुष समास हो गया, साफ समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमारी विभक्ति चल रही है। त्रिभुवनम, यानी कि यहाँ पे काउंटिंग आ गई, तो द्विगु से मैच कर देंगे। महापुरुषः, यानी कि महान है जो पुरुष, तुलना कर रहे हैं, तो कर्मधारय हो गया। राम लक्ष्मणौ, यस, द्वंद्व समास हो गया। और प्रतिदिनम हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया? प्रतिदिनम हमारा अव्ययी भाव समास, और इसी तरह से हम इन सारे समासों को समझ सकते हैं। प्रतिदिन होता है जो, है ना, तो वो अव्ययी भाव समास होता है।
ग्राम गतः तत्पुरुष त्रिभुवनम द्विगु महापुरुषः कर्मधार्यः और राम लक्ष्मणौ द्वंद्व समास और उसके बाद है प्रतिदिनम तत्पुरुष। तो स्टूडेंट्स आप ये वीडियो प्लीज़ बार बार देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड वॉच दिस वीडियो प्लीज़ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड टू गेन नॉलेज एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द समास। ठीक है, जब आप ये वीडियो पूरा शुरू से लेके आखिर तक देखेंगे ना एक दो बार, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे समास। आप किसी के भी सामने इनके बारे में अच्छे से बता पाएंगे। एंड प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एवरीवन, जिसको भी आप चाहते हैं कि वीडियो के बारे में उन्हें नॉलेज मिले, उन्हें पता चले। तो आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ और इसका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ना बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आगे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस डालने वाली हूँ इस संस्कृत, इसके अंदर व्याकरण पे और लिटरेचर पे भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। सब्सक्राइब माय चैनल डिवाइन ज्ञानम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर्स and good day. Bye bye. See you in my next video. So please press the bell icon.